बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन इंटरफेरेंस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस का टॉपिक जो इनका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया जाएगा, ये हमारे आने वाले टॉपिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की स्टेटमेंट आपको बताते हैं। देखिए, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स द रिजल्टेंट पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, के जो रिजल्टेंट पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी पॉइंट पर इन एनी मीडियम और किसी भी मीडियम में, इज इक्वल टू सम ऑफ सेपरेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स एट दैट पॉइंट। वो इस पॉइंट पर वेव्स की सेपरेट डिस्प्लेसमेंट की समेशन के इक्वल होती है। बच्चे, एक स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इसी स्टेटमेंट को अभी आपको क्लैरिफाई करूंगा। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड सो ऑन yn। जो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन होता है ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों पे अप्लाई हो सकता है, तो हम इसको ट्रांसवर्स वेव की मदद से समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है। स्लिंकी स्प्रिंग जो है लॉन्ग एंड लूज स्प्रिंग को कहा जाता है, वो लिया जाता है। हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि दो वेव्स जनरेट की गई हैं। एक वेव जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रही है, दूसरी राइट की तरफ जा रही है। दोनों वेव्स एक दूसरे का इनकाउंटर करती हैं, आमना सामना करती हैं, और आमना सामना करने के बाद गुजर जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि उनकी शेप बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इनकाउंटर से पहले है, यानी देयर शेप लुक लाइक एज दे वर बिफोर, कि उनकी शेप बिल्कुल वैसी है जिस तरह से पहले थी। लेकिन जो पॉइंट हमें समझना है ना, वो इस ओवरलैपिंग जो रीजन है, ओवरलैपिंग रीजन, इसको समझना है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होता है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जिस रीजन पे आप लोगों ने अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी वहां पर फॉलो होनी है। जैसे लेट्स से कि अगर इस पॉइंट पर दोनों वेव्स के क्रस्ट आ जाते हैं, तो अगर दोनों वेव्स के क्रस्ट आ जाते हैं तो दोनों के क्रस्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होगी आप लोगों ने सिंपली उसको ऐड कर देना है। लेट्स से कि अगर एक के क्रस्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 सेंटीमीटर हो, दूसरे की 3 सेंटीमीटर हो, तो जैसे इस पॉइंट पर दोनों ओवरलैप करेंगे ना, ओवरलैपिंग रीजन के अंदर, यानी पहले और बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां ओवरलैप करे, पहले भी जिस तरह से हैं वैसे ही बाद में रहेंगे, लेकिन जब ओवरलैप कर रहे हैं वहां पर दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स ने ऐड हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर एक की डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर और दूसरे की 3 सेंटीमीटर, तो जैसे ही ओवरलैप करेंगी ना, तो टोटल जो वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 3 5 सेंटीमीटर आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनेगी। इसी तरह अगर इस पॉइंट पर दोनों के ट्रफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे तब भी यही होगा। अगर एक का ट्रफ की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 सेंटीमीटर, दूसरे की 3 सेंटीमीटर ओवरलैप करेंगे, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगी ट्रफ की, वो डाउनवर्ड ही होगी, लेकिन वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है, जहां पर ओवरलैप कर रही हैं, वहां पर एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ आ जाए, तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अगर एक का क्रस्ट जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो 2 सेंटीमीटर और दूसरे की ट्रफ की डिस्प्लेसमेंट भी 2 सेंटीमीटर हो, तो जैसे ओवरलैप करेंगे ना, तो 2 सेंटीमीटर में आप प्लस करोगे -2 सेंटीमीटर, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि क्रस्ट और ट्रफ दोनों के जो दो वेव्स वहां पर पहुंची हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वली हो। अगर एक का क्रस्ट 3 सेंटीमीटर हो और दूसरे का ट्रफ जो है वो 2 सेंटीमीटर हो, आप तो 3 में ऐड करेंगे 2 को, लेकिन साइन चेंज करके, क्योंकि अब ये एक दूसरे के ऑपोजिट है ना दोनों डिस्प्लेसमेंट। तो 3 सेंटीमीटर में ऐड करोगे, प्लस करोगे -2 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास, वो 1 सेंटीमीटर भी आ सकती है। तो मतलब ये हुआ कि अगर तो ओवरलैपिंग रीजन में दोनों के क्रस्ट आ जाएं या दोनों के ट्रफ आ जाए, तो सिंपली रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, दोनों के क्रस्ट हो या दोनों के ट्रफ हो, तो उनकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपने उनकी क्रस्ट या ट्रफ की डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर देना है, तो आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वहां पर आ जाएगी। लेकिन अगर एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ आ जाए, ऐड फिर भी करें, लेकिन फिर जो ट्रफ की डिस्प्लेसमेंट है उसका साइन चेंज करके, उसके जो डिस्प्लेसमेंट उसका साइन चेंज करके ऐड करें, जिस तरह मैंने 3 में ऐड किया था -2 सेंटीमीटर को, तो ऐड करें, लेकिन साइन चेंज करके ऐड करें। तो यही बच्चों प्रिंसिपल सुपरपोजिशन है, कि जो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन हमें यही बता रहा है कि जो रिजल्टेंट पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी मीडियम में, इज इक्वल टू सम ऑफ सेपरेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स एट दैट पॉइंट। वो उस पॉइंट पर पहुंचने वाली वेव्स की जो डिस्प्लेसमेंट होती है, उनकी सेपरेट डिस्प्लेसमेंट जो होती है, उनकी समेशन के इक्वल होता है। यानी ये तो हमने दो वेव्स ली ना जो एक पॉइंट को अप्रोच कर रही हैं, अगर दो से ज्यादा भी होती तो आप लोगों ने यही सिचुएशन जो है, यही प्रोसीजर जो इख्तियार करना था कि तमाम की डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड ही करना है।
तो जो ट्रफ होंगे उनकी साइन चेंज करके ऐड कर देना है। अगर क्रस्ट भी पहुंचे और ट्रफ भी, अगर सिंपली सारे ट्रफ हो या सिंपली सारे क्रस्ट हो तो फिर तो ऐड कर देना, लेकिन अगर कुछ क्रस्ट पहुंच जाए कुछ ट्रफ पहुंच रहे हैं तो ट्रफ जो है उनकी साइन चेंज करके ऐड कर दें। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि द रिजल्टेंट पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू सम ऑफ सेपरेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स एट दैट पॉइंट, कि जो सेपरेट डिस्प्लेसमेंट होगी तमाम वेव्स की, सेपरेट डिस्प्लेसमेंट होगी तमाम वेव्स की जो उस पॉइंट पर पहुंची हैं, उन तमाम की समेशन के बराबर होगी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट की। तो बच्चों ये प्रिंसिपल सुपरपोजिशन हो गया। स्टेटमेंट इसकी आपने खास तौर पे तैयार कर लेनी है और कॉन्सेप्ट आप इसका समझ गए होंगे कि जो रिजल्टेंट पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है एट एनी पॉइंट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू सम ऑफ सेपरेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स एट दैट पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट पर तमाम वेव्स की सेपरेट डिस्प्लेसमेंट की, तमाम वेव्स की सेपरेट डिस्प्लेसमेंट की समेशन के बराबर होती है। बच्चों जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इसकी 3 एप्लीकेशन है जो हमारे टेक्स्ट में डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 तो अगर दो वेव्स हों सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम मीडियम में, सेम डायरेक्शन में जा रही हों तो उनकी सुपरपोजिशन होने से रिजल्ट हमारे पास होता है इंटरफेरेंस, यानी सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रिजल्ट क्या होगा? इंटरफेरेंस। लेकिन सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उनकी जो सुपरपोजिशन से हमारे पास रिजल्ट निकलेगा, जो एप्लीकेशन बनेगी इसकी वो होगी बीट्स, यानी सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, रिजल्ट विल बी बीट्स। एंड सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी बट ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन जो हम लोग फिनोमेना समझेंगे वो होगा स्टेशनरी वेव्स। इंटरफेरेंस में सबसे पहले तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन जैसा कि पहले भी बताई है कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की ही एप्लीकेशन है कि सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। सुपरपोजिशन होगी दो वेव्स की हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? इंटरफेरेंस। सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, कि दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन में जब सुपरपोज करें तो रिजल्ट निकलेगा इंटरफेरेंस। एक्सपेरिमेंटली बच्चों आप लोगों को समझाएंगे, इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो आप लोगों को फिगर में दिखाई गई है। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को समझते हैं। इसमें एक हमारे पास ऑडियो जनरेटर है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ऑडियो जनरेटर साउंड जनरेट करेगा और इसमें एक खास बात ये होगी कि फिक्स फ्रीक्वेंसी की साउंड जनरेट करेगा। पावर एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देगा, यानी जो साउंड जनरेट होगी पावर एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देगा। जो साउंड जनरेट हुई पावर एम्पलीफायर ने उसको एम्पलीफाई किया, यानी उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ा दी, तो उसके बाद ये दो स्पीकर S1 S2 को दे दी जाएगी। ये दोनों स्पीकर जो S1 S2 है ना, ये सोर्स ऑफ साउंड है। जाहिर है कि इनको फिक्स फ्रीक्वेंसी की साउंड मिली है जो ऑडियो जनरेटर ने जनरेट की थी, पावर एम्पलीफायर ने उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया था, वो दोनों वही साउंड जनरेट करेंगे फिक्स फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, दोनों सोर्स ऑफ साउंड है, लेकिन ये जो सोर्स ऑफ साउंड है इनको हार्मोनिक सोर्स ऑफ साउंड या कोहेरेंट सोर्स ऑफ साउंड कहेंगे। कोहेरेंट मतलब इनसे जो साउंड वेव्स जनरेट होंगी जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की शक्ल में होंगी, उनका फेज एक जैसा होगा। मतलब अगर यूं समझ लें कि अगर इससे कंप्रेशन निकल रहा है, इससे भी कंप्रेशन निकल रहा है, इससे रेयरफैक्शन निकल रहा है, इससे भी रेयरफैक्शन निकल रहा है, दोनों का सेम फेज है, तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कोहेरेंट मतलब एक जैसा राबता रखने वाले। वैसे ये फेज डिफरेंस जीरो आएगा। फेज डिफरेंस जीरो भी हो सकता है अगर दोनों का कंप्रेशन, दोनों से कंप्रेशन जनरेट हो रहा है या दोनों से रेयरफैक्शन जनरेट हो रहा है तो फेज डिफरेंस जीरो है। अगर कंप्रेशन एक का हो दूसरे का रेयरफैक्शन हो फिर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। लेकिन बहरहाल जो भी है ना, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, या जीरो भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ऐसे सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। आप सिंपली सिर्फ ये समझ लें कि ऑडियो जनरेटर ने साउंड जनरेट की फिक्स फ्रीक्वेंसी की, पावर एम्पलीफायर ने उसको एम्पलीफाई किया यानी एम्पलीट्यूड बढ़ा दी। आगे दोनों सोर्सेज S1 S2 के पास आ गई। दोनों सोर्सेज S1 S2 जो हैं ये दोनों के दोनों हार्मोनिक सोर्स ऑफ साउंड है और ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं, यानी एक जैसा राब्ता रखने वाले हैं। यानी यूं समझिए सिंपली कि दोनों, अगर इससे भी कंप्रेशन निकलता है, इससे भी कंप्रेशन निकलता है, इससे भी रेयरफैक्शन साउंड का निकलता है, इससे भी रेयरफैक्शन निकलता है, तो एक जैसा फेज रखते हैं, तो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो ये एक कंडीशन है। वैसे कोहेरेंट सोर्सेज में जैसा कि बताया कि जरूरी नहीं है कि ये जीरो का फेज डिफरेंस हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना जरूरी होता है। लेकिन एक सिंपल केस में आपको बता रहा हूं कि दोनों से लेट्स से कि कंप्रेशन बन रहा है या दोनों से एक ही वक्त में रेयरफैक्शन बन रहा है, तो इनको कोहेरेंट यानी एक जैसा राब्ता रखने वाली सोर्सेज कहा जाता है। अच्छा, वो साउंड इनसे जो जनरेट होगी दोनों स्पीकर S1 S2 से, वो आगे बढ़ेगी। हम लोगों ने एक सेंसिटिव माइक्रोफोन लेना है, उस माइक्रोफोन को हमने अटैच कर देना है CRO के साथ।
CRO जो है ना कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, यानी माइक्रोफोन की जो आउटपुट होगी ना वो CRO की इनपुट में लगा देनी है। अब CRO क्या है, ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये आप लोगों ने अक्सर हॉस्पिटल में देखी होगी, पेशेंट के पीछे ना, पेशेंट के बेड के पीछे, इमरजेंसी वार्ड में अक्सर पेशेंट के बेड के पीछे एक मॉनिटर पड़ा होता है जो उसकी हार्ट बीट का ग्राफ दिखा रहा होता है। तो ये जो CR होती है ना, बेसिकली ये होती ही ये चीज है। CRO जो है बेसिकली ये एक हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। जब आपके सेंसिटिव माइक्रोफोन जो है ना, सेंसिटिव माइक्रोफोन जो है उसकी आउटपुट को CRO के अंदर अटैच कर देंगे, CRO की इनपुट में लगा देंगे, तो जो इसको सिग्नल मिलेगा ना, CRO उसकी हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है तो बड़ी तेजी से ग्राफ बनाएगी। अब हमने ये जो माइक्रोफोन है दोनों स्पीकर्स के सामने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर रखने हैं और उन पॉइंट्स को हमने नाम दे रखा है P1, P2, P3, P4 एंड P5 वगैरह। मैं इसमें ये भी बताता चलूं कि इन दोनों स्पीकर से जो साउंड जनरेट हो रही है ना, ज़ाहिर है कंप्रेशन रेटरफेक्शन की शक्ल में है। तो इनमें ये जो डार्क लाइन है ना, ये कंप्रेशन है। ये जो डार्क लाइन है ना, ये डार्क लाइन कंप्रेशन है। ये जिस तरह ये पहला कंप्रेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह ये कंप्रेशन है। और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये रेटरफेक्शन हैं। ये स्पीकर S1 के लिए है। S2 के लिए जो वेव्स है ना, S1 की वेव्स तो हमने रेड कलर से शो की हुई है, S2 की वेव्स भी वैसी हैं, कंप्रेशन रेटरफेक्शन, लेकिन इसको ब्लू कलर से शो किया हुआ है। बहरहाल ये देख सकते हैं आप लोग, दोनों स्पीकर S1 S2 से जो वेव्स जनरेट हो रही हैं कंप्रेशन रेटरफेक्शन की शक्ल में है। अल्टरनेटिवली कंप्रेशन रेटरफेक्शन आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो रहे हैं। तो अब ये कंप्रेशन रेटरफेक्शन जब आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होते हैं, तो ये जो P1, P2, P3, P4 वगैरह हमने P5 वगैरह पॉइंट्स ले रखे हैं, यहां पर अब हमने चेक करना है कि कहां पर कंप्रेशन पे फॉल कर रहा है, कहां कंप्रेशन रेटरफेक्शन पे फॉल कर रहा है। यानी अब इंटरफेरेंस की हम टाइप्स की तरफ चलेंगे, जो दो डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ना इंटरफेरेंस की मजीद डिटेल में जाने से पहले कि हम लोगों ने जो इंटरफेरेंस का की अब डेफिनेशन करनी है ना, उसके लिए हमें पाथ डिफरेंस चाहिए होता है। पाथ डिफरेंस मतलब फासले का फर्क। जैसे ये पॉइंट P1 है, इसका फासला हमने S2 से भी लेना है, इसका फासला S1 से भी लेना है। तो S2 से जो फासला होगा वो S2 P1 कहलाएगा। इधर से जो इसका फासला होगा, पाथ का जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो S1 P1 होगा। जब आप S2 P1 लेंगे और S1 P1 लेंगे, इन दोनों पाथ्स का जो डिफरेंस होगा उसको पाथ डिफरेंस कहेंगे। यानी दोनों तरफ से इसका पाथ मेजर करें। अगर P1 पे ही हमने इंटरफेरेंस चेक करनी हुई, तो S2 से भी P1 लेना है, S1 से भी P1 लेना है। S2 से P1 तक का जो पाथ बनता है, S1 से जो P1 तक का पाथ बनता है, दोनों पाथ्स का जो डिफरेंस होगा उसको पाथ डिफरेंस कहेंगे। और पाथ डिफरेंस के हिसाब से हमने इंटरफेरेंस की डेफिनेशंस करनी है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोनों जो स्पीकर्स हैं हमारे, जिनको हम हार्मोनिक या कोहेरेंट सोर्स ऑफ साउंड कह रहे हैं, इनसे जो साउंड है वो कंप्रेशंस और रेटरफेक्शन की शक्ल में आगे बढ़ रही है। एक स्पीकर से जो साउंड वेव्स कंप्रेशन और रेटरफेक्शन की शक्ल में आगे बढ़ रही हैं उनको रेड कलर से शो किया गया है S1 की, और S2 जो स्पीकर है इससे जो साउंड वेव्स आगे प्रोसीड कर रही हैं उसके कंप्रेशन और रेटरफेक्शंस को हमने ब्लू कलर से शो किया हुआ है। ये जो कॉन्टिन्यूस लाइंस हैं ये कंप्रेशंस हैं और डॉटेड लाइन जो है वो रेटरफेक्शंस हैं। इधर भी कॉन्टिन्यूस लाइन कंप्रेशन है और डॉटेड लाइन जो है वो रेटरफेक्शंस हैं। अच्छा, तो कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होता है ये भी याद रखिएगा कि कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस है ये 1 वेवलेंथ की इक्वल होता है। कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का डिस्टेंस जो है वो 1 वेवलेंथ होगा। जिस तरह क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला जो एक वेवलेंथ होता है, लेकिन अगर कंप्रेशन से रेटरफेक्शन पे रुकना पड़ गया तो फिर हाफ वेवलेंथ होगी। तो कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का जो फासला होगा वो 1 वेवलेंथ होगी, कंप्रेशन से रेटरफेक्शन तक का फासला हाफ वेवलेंथ होगी। अच्छा, अब हमने माइक्रोफोन को दोनों स्पीकर्स के सामने डिफरेंट पॉइंट्स पे रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माइक्रोफोन जो है ना उसको पॉइंट P1 और P3 पे चेक करेंगे। P1 और P3 जो है ये दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स हैं। हमें ये कैसे पता चलता है कि कौन से पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के और कौन से डिस्ट्रक्टिव के हैं? अगर तो कंप्रेशन कंप्रेशन पे फॉल करे, जैसा कि आप P3 में देख रहे हैं कि स्पीकर S2 का भी कंप्रेशन है यानी कॉन्टिन्यूस लाइन है, और S1 की भी कॉन्टिन्यूस लाइन है। अगर कंप्रेशन कंप्रेशन पे फॉल करे या रेटरफेक्शन पे, दोनों एक जैसे हों, कंप्रेशन कंप्रेशन पे या रेटरफेक्शन पे, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। लेकिन अगर उलट फॉल कर जाए कंप्रेशन रेटरफेक्शन पे तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो याद रखिएगा कि जब कंप्रेशन कंप्रेशन पे फॉल करे या रेटरफेक्शन पे फॉल करे,
तो फिर वेव्स एड अप होंगी और हमें मैक्सिमम यानी लाउड साउंड सुनाई देगी। यानी जब आपने माइक्रोफोन को P1 या P3 पे करना है ना, तो यहाँ चूंकि लाउड साउंड होगी तो जो माइक्रोफोन सिग्नल देगा ना सीआरओ को, सीआरओ के ऊपर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट के ऊपर सीआरओ जो है ना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ग्राफ जो है शो करेगी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउडनेस ज्यादा एम्पलीट्यूड मौजूद है, तो इसका मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स याद रखने आपने वही हैं जहां कंप्रेशन पे फॉल कर रहा है और रेयर फैक्शन पे। लेकिन हम लोग इसको पाथ डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आपको बताया कि पाथ डिफरेंस इन द डिस्टेंस है, यानी S2 से भी P1 का, अगर P1 पे पाथ डिफरेंस आपने निकालना है तो S2 का भी P1 से डिस्टेंस मेजर करेंगे और S1 से भी P1 का डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो दो पाथ डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन करनी है। ये डेफिनेशन अपनी जगह ठीक है कि जब कंप्रेशन पे फॉल करे, जैसा कि P3 पे है, या रेयर फैक्शन पे फॉल करे, वेव्स एड अप हो जाती हैं, लाउड साउंड सुनाई देगी और मैक्सिमम सिग्नल आपको सीआरओ पे दिखाई भी देगा। तो ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, लेकिन हम इसको पाथ डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करने लगे। तो S2P1 एक पाथ होगा और S1P1 दूसरा पाथ होगा। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आता है। अब S2P1 से S1P1 ये दोनों पाथ्स का डिफरेंस लेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि S2P1 जो फासला होगा उससे S1P1 निकालना है। आप S1P1 से S2P2 भी माइनस कर सकते हैं। तो देखें जी, पाथ डिफरेंस निकालते हैं और पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स का हमने पॉइंट P1 पे निकालना है। पाथ डिफरेंस को डेल्टा एस से लिखा जा रहा है। अब जैसा कि फार्मूला हम अरेंज कर रहे हैं, तो डेल्टा एस अगर आपने पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डेल्टा एस पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आपने S2P1 यानी S2 से P1 तक का भी डिस्टेंस लेना है। S2P1 ये एक पाथ होगा हमारा, दूसरा S1P1 होगा, यानी S2P1 से S1P1 निकालना है। ये होगा S2P1 और ये कौन सा होगा हमारे पास S1P1। तो S2P1 से S1P1 माइनस करेंगे तो हमारे पास पाथ डिफरेंस डेल्टा एस आ जाएगा। तो अब आपने गौर करना है कि मैं पाथ डिफरेंस कैसे रीड करता हूं। S2 से P1 तक का डिस्टेंस आप गौर करें कैसे है। देखें ये कंप्रेशन है ना पहला हमारा, ये अगला कंप्रेशन से कंप्रेशन एक वेवलेंथ होगी 1 लैम्डा। फिर अगले कंप्रेशन पे ब्लू से ब्लू तक जाना है अभी, तो कंप्रेशन से कंप्रेशन 1 लैम्डा, फिर कंप्रेशन 2 लैम्डा, फिर कंप्रेशन 3 लैम्डा, फिर कंप्रेशन 4 लैम्डा और यहां पर आगे 4.5 लैम्डा, क्योंकि रेड फैक्शन पे अगर रुकना पड़ गया, P1 हमारा रेड फैक्शन पे जो है, तो ये देखिए 4.5 लैम्डा लिखा हुआ है S2 से P1 का फासला। अब S1 से P1 तक अब डिस्टेंस जरा देखें। अब रेड से रेड तक, रेड कॉन्टिन्यूस से रेड कॉन्टिन्यूस लाइन तक आपने जाना है। तो ये देखें रेड पहले कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक, दूसरे तक, ये हमारे पास क्या होगा 1 लैम्डा, फिर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, यानी कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन पे जाओगे तो 1 लैम्डा होगा, फिर ये कितना हो गया 2 लैम्डा, फिर कितना हो गया 3 लैम्डा और फिर ये यहाँ पर कितना हो गया 3.5 लैम्डा। तो जब आप 4 लैम्डा से 3.5 लैम्डा माइनस करेंगे तो आपके पास 1 लैम्डा आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग P3 और P5 जो हैं उनके भी पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि 0 और माइनस लैम्डा आपके पास आएंगे। तो आप ये फिगर बनाएंगे और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के आप कोई पॉइंट ले लें, उनको P1 P3 और P5 का नाम दे दें, तो जो आपके पाथ डिफरेंस आएंगे ना वो इसी तरह के आएंगे। यानी 0 लैम्डा हो सकता है, 1 लैम्डा हो सकता है, -1 लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, -2 लैम्डा हो सकता है। यानी जो भी आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट होगा, जब आप S2P1 से S1P1 निकालेंगे यानी एक पाथ से दूसरे पाथ का डिफरेंस लेंगे, तो आपके जो पाथ डिफरेंस आएंगे वो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, -1 लैम्डा, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा वगैरह आते रहेंगे। तो यही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस होते हैं। यानी व्हेन एवर द पाथ डिफरेंस इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट, कि जब कभी पाथ डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट हो, ये इंटीजर आएंगे ना इसकी शुरू में 1 लैम्डा 2 लैम्डा, ये इंटीजर्स होते हैं जिनको हम z से लिखते हैं, +-1 +-2 0 +-1 +-2 +-3 वगैरह, ये सब इंटीजर होते हैं। तो शुरू में कुछ भी इंटीजर आएगा। तो जब कभी आपका पाथ डिफरेंस जो है इंटेग्रल मल्टीपल हो वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट का, वेव्स आर एडेड अप, तो वेव्स ऐड अप हो रही होती हैं। ये वेव्स ऐड अप हो रही होती है, मैक्सिमम इफेक्ट हमें प्रोड्यूस करके दे रही होती हैं। जैसे कि यहाँ पर साउंड है तो मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस होगी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की, तो वेव्स ऐड अप हो जाएंगे एंड दिस इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जरूरी नहीं है कि आपका जब कंप्रेशन पे फॉल करे, रेड फैक्शन पे, तो आपने उस पॉइंट को P1 का नाम दे रखा तो आपका यही आंसर आएगा 1 लैम्डा ही। आपका कुछ भी आ सकता है, 1 लैम्डा भी आ सकता है, 2 लैम्डा भी, -2 लैम्डा, 3 लैम्डा, -3 लैम्डा, लेकिन इसी सीरीज में से कोई ना कोई आएगा। तो बहरहाल जब कभी पाथ डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है,
वेव्स एड अप होती हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को इनहांस कर देती हैं और इस इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो जनरली हम लोग इस फार्मूला को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होगी, एन लैम्डा, क्योंकि आपका आंसर 1 लैम्डा भी हो सकता है, 2 लैम्डा भी हो सकता है, -3 -4 लैम्डा भी हो सकता है। तो n इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू n लैम्डा है। n की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। अच्छा, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपने माइक्रोफोन P1 या P3 या P5 पे रखा हुआ है तो CRO के ऊपर जो आपको इफेक्ट नजर आ रहा होगा वो इस तरह का होगा, क्योंकि CRO आपको बताया कि हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है, तो CRO आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का सिग्नल शो कर रही होगी, बता रही होगी कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस करते हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं, P2 और P4। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन तो जाहिर यही है कि इसमें कंप्रेशन रेट फैक्शन यानी उलट फॉल करेंगे। जब कंप्रेशन रेट फैक्शन पे फॉल करेगा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। या अगर आपने माइक्रोफोन यहाँ करना है P2 और P4 पे, तो माइक्रोफोन की जो आउटपुट मिलेगी CRO के अंदर, तो CRO चूंकि हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है तो CRO उसका कोई सिग्नल आपको शो नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि दोनों स्पीकर की साउंड जो है P2 और P4 पर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है, क्योंकि कंप्रेशन रेट फैक्शन एक दूसरे के ऊपर फॉल कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि हमने इसकी डेफिनेशन इस लिहाज से तो नहीं करनी कि यहाँ कंप्रेशन रेट फैक्शन पे फॉल कर रहा है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही अपनी जगह ठीक है, जैसे पहले भी बताया था मैंने कंस्ट्रक्टिव में भी, लेकिन इसको पाथ डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझते हैं। अच्छा, पाथ डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो P2 का डिस्टेंस S2 से भी लेना पड़ेगा, P2 का डिस्टेंस S1 से भी लेना पड़ेगा। P2 का डिस्टेंस जो S2 P2 होगा और P2 का डिस्टेंस S1 से जो S1 P2 होगा। अब S2 P2 से S1 P1 जो है वो माइनस करेंगे, आप उलट भी कर सकते हैं, S1 P1 से S2 P2 भी माइनस कर सकते हैं, तो डेल्टा S पाथ डिफरेंस है। अच्छा, अब डेल्टा S निकालना है तो S2 P2 और माइनस इसमें से कर देते हैं S1 P2, S2 P2 माइनस S1 P2। अब जरा फासले मैयर करते हैं, डेल्टा S इज इक्वल टू S2 से लेकर P2 तक का डिस्टेंस पहले मैयर करना शुरू करते हैं। ये देखें, कंप्रेशन से कंप्रेशन 1 लैम्डा, फिर कंप्रेशन 2 लैम्डा, फिर कंप्रेशन 3 लैम्डा और फिर कंप्रेशन, चूंकि P2 तक पहुंच रहा है तो ये 4 लैम्डा हो गया। ये देखिए 4 लैम्डा लिखा हुआ है। अब इसी P2 का डिस्टेंस आपने P2 पॉइंट का S1 से भी मैयर करना है। कंप्रेशन से कंप्रेशन 1 लैम्डा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ तक 2 लैम्डा, फिर कितना हो गया 3 लैम्डा और यहाँ पर आते हुए 3.5 लैम्डा। तो दोनों तरफ से डिस्टेंस मैंने मैयर कर लिया। एक तरफ से हमारे पास 4 लैम्डा बनता है, दूसरी तरफ से 3.5 लैम्डा, तो हमारे पास हाफ लैम्डा आ जाएगा। आप P4 को भी चेक कर सकते हैं, उसका जो पार्ट डिफरेंस आएगा -1/2 लैम्डा आएगा। बच्चों, जिस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जिसका आपको पता इस बात से चलेगा कि वहां कंप्रेशन रेट फैक्शन पे फॉल कर रहा होगा, वो जहां भी आप पॉइंट लेंगे उसके पाथ डिफरेंस में एक तो ये बात है कि λ/2 1/2 लैम्डा, हाफ लैम्डा जरूर आना है, λ/2 जरूर आएगा। वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। दूसरा, अगर इंटीजर आया ना शुरू में तो वो ऑड इंटीजर आएगा, यानी हमारे पास ऑड इंटीजर आ सकते हैं जिसमें हमारे पास 1 3 5 7 वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो जब कभी भी ऐसा हो ना कि एट द पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, कि दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, क्योंकि जब मैं माइक्रोफोन यहां पे रखना ना P2 या P4 पे, तो CRO ने हमें कोई सिग्नल शो नहीं करना। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट दोनों वेव्स की एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है, कोई लाउडनेस नहीं पैदा होती, कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तो दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं और पाथ डिफरेंस जो होगा वो ऑड इंटीजर होगा, क्योंकि हमारे तो सिर्फ हाफ आए ना, लेकिन अगर इंटीजर आया भी तो ऑड इंटीजर होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा हाफ ऑफ द वेवलेंथ का। दिस इफेक्ट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसी इफेक्ट को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो आपने जो पॉइंट लेने हैं बस ये ख्याल करना है कि वहां कंप्रेशन रेट फैक्शन पे फॉल करे, बाकी आपका आंसर जो होगा वो जरूरी नहीं कि 1/2 लैम्डा यानी λ/2 नहीं आएगा, जरूरी नहीं कि यही आए। आपका 1.5 लैम्डा भी आ सकता है, 3.5 लैम्डा भी आ सकता है, 5.5 लैम्डा भी आ सकता है, और ये प्लस में भी आ सकते हैं और माइनस में भी आ सकते हैं। तो कंडीशन फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यूं हुई ना कि डेल्टा इज इक्वल टू 2n+1 λ/2, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा हाफ ऑफ द वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट का। इसको ऑड नंबर कहते हैं। आप इसमें कोई नंबर पुट करेंगे वो ऑड बन जाएगा, जिस तरह n की वैल्यू अगर हम लेट से इसमें 2 पुट कर दे, 2 to the 4 + 1 5 हो जाए, तो ये हर नंबर को ऑड बनाता है, इसको ऑड नंबर रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, ये ऑड नंबर का फार्मूला है। तो जब कभी आपका पार्ट डिफरेंस जो है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो हाफ ऑफ द वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट का, तो दोनों वेव्स जो होंगी वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और वो CRO पे आपका सिग्नल भी कोई डिस्प्ले नहीं होगा, CRO कोई सिग्नल नहीं देगी, और इस इफेक्ट को हम, इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं।
और इसमें जो n की वैल्यूज होंगी, जाहिर है कि n की वैल्यू आप इसमें कोई भी पुट कर सकते हैं, +-1 +-2 +-3 या 0, क्योंकि जो भी इसमें पुट करेंगे वो ऑड नंबर का चूंकि फार्मूला तो उसको ऑड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये थी कंडीशन हमारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें ना आप लोगों ने डेफिनेशन खास तौर पे और पाथ डिफरेंस को जरूर समझना है। इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और प्रिंसिपल सुपरपोजिशन जो शुरू में पढ़ाया। देखिए टोटली इसमें जो हमारे पास 4 डेफिनेशन बन रही हैं, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को विद रिस्पेक्ट टू पाथ डिफरेंस जरूर सीखें, उनका पाथ डिफरेंस जरूर निकालना सीखें, फिगर बनाएं और उससे पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के कुछ पॉइंट्स लेके डिस्ट्रक्टिव के लेके उनका पाथ डिफरेंस निकालें, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो और फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है बेहतर तौर पर समझ आ सकेगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।